सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र क्लास में स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर से सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद एक नए लेसन की शुरुआत करते हैं। 10वां लेसन हम लोगों का चालू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अंदाजपत्र। अंदाजपत्र के लेसन की शुरुआत करूँ उससे पहले अंदाजपत्र क्या होता है। अंदाजपत्र यदि 3 अंकों में पूछे तो आप किस प्रकार के अंतर्गत लिखते हो या तो लिख सकते हो। तो सबसे पहला मुद्दा जो है अंदाजपत्र की परिभाषा लिखनी हो, टैली करनी हो तो कर लीजिएगा। आप लोगों को सरलता पड़ेगी कि देश की सरकार के द्वारा आने वाले वर्ष के लिए, फिर से एक बार, देश की सरकार के द्वारा आने वाले वर्ष के लिए आय और खर्च का जो अनुमानित आंकड़ाकीय पत्र तैयार किया जाता है उसे अंदाजपत्र कहते हैं। फिर से एक बार, देश की सरकार के द्वारा आने वाले वर्ष के लिए आय और खर्च का जो अनुमानित आंकड़ाकीय पत्र तैयार किया जाता है उसे अंदाजपत्र कहते हैं। अंदाजपत्र को अंग्रेजी में बजट के नाम से जाना जाता है और बजट शब्द से आप लोग सभी लगभग परिचित होंगे। मतलब 2 मुद्दे हो गए, एक उसकी परिभाषा और दूसरा उसका नाम। इसी क्रम के अंतर्गत जाओ तो उसके जो मुद्दे बनेंगे वो मैंने आप लोगों को बाजू में लिख के बताया। एक परिभाषा, दूसरा नाम बजट, तीसरा मुद्दा कि बजट या अंदाजपत्र को कौन प्रस्तुत करता है। तो बजट या अंदाजपत्र को देश के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अंदाजपत्र को देश के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण है जिसने अंदाजपत्र को घोषित करने का काम किया था। उसके बाद चौथा मुद्दा, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है अंदाजपत्र को, तो संसद में। पहला मुद्दा परिभाषा अंदाजपत्र को, दूसरा मुद्दा बजट कहते हैं, तीसरा मुद्दा कौन प्रस्तुत करता है तो देश का वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करता है। चौथा मुद्दा कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है तो आपका उत्तर रहेगा संसद में। और उसके बाद की बात अगर करूँ तो भारत की सत्ता कितने भागों में बटी है तो देखो नीचे आप लोगों को 106 नंबर पेज पर दिया कि भारत की सत्ता का जो स्तर है वो 3 स्तरों में, मतलब 3 स्तरों पर अंदाजपत्र की प्रस्तुति होती है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और स्थानीय स्वराज की संस्था अर्थात म्यूनिसिपालिटी या कॉरपोरेशन के द्वारा भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। अंदाजपत्र की जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि अंदाजपत्र के अंतर्गत देश के सभी वर्गों का समावेश करने का प्रयत्न किया जाता है। और आगे का जो मुद्दा है वो अंदाजपत्र हमेशा आने वाले वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मतलब आज प्रस्तुत हुआ तो 2020 में प्रस्तुत होगा तो 21 के लिए, 2021 में प्रस्तुत होगा तो 2022 के लिए। इस प्रकार से अंदाजपत्र तैयार किया
जाता है। और उसका समय अगर आप लोगों को चाहिए तो अब तक तो जो उसका समय था अंदाजपत्र का, वो अंदाजपत्र के अंतर्गत जो उसका समय है वो समय था ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मार्च महीने तक मतलब उसको प्रस्तुत कर दिया जाता था, फरवरी से मार्च, और उसको लागू होता था भारत में 1 अप्रैल से मतलब लागू होता था। इस तरह से 7 मुद्दे आप लोगों के परिभाषा, दूसरा नाम बजट, तीसरा वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत, चौथा संसद में प्रस्तुत, पांचवा 3 स्तर पर प्रस्तुत, चौथा इसके अंतर्गत सभी वर्गों का समावेश होता है। ये वर्ष कौन से वर्ष के लिए अंदाजपत्र होता है, आने वाले वर्ष के लिए, और समय ये ज़्यादातर फरवरी और मार्च में प्रस्तुत होता है और 1 अप्रैल के दिन इस मतलब लागू होता है। उसी के अंतर्गत जाओ तो संविधान में समन्वय व्यवस्था केंद्र, राज्य या तो स्थानिक संस्थाओं के करने हेतु आर्थिक साधनों का वितरण करने के लिए अंदाजपत्र को प्रस्तुत किया जाता है। और अंदाजपत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातों का समावेश होता है तो कि संरक्षण, रेलवे, शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सफाई, ड्रेनेज जैसी अलग अलग बातों का जो खर्च है जो सरकार आने वाले वर्ष के लिए सरकार करने वाली है, उस प्रकार के खर्चों को इसमें दिखाया जाता है। इस प्रकार अंदाजपत्र का जो टिप्पणी है उस प्रकार से तैयार आपको करनी है। पुनः एक बार अंदाजपत्र का अर्थ सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले खर्च और आय के अंदाज को अंदाजपत्र कहा जाता है। अंदाजपत्र आने वाले वर्षों के अंदाजित हिसाब को दर्शाता है। अंदाजपत्र में 5 प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। 1, अंदाजपत्र खर्च और आय का अंदाजित आंकड़ा है। नंबर 2, वह आने वाले वित्तीय वर्ष के संदर्भ में प्रस्तुत होता है, अर्थात अंदाजपत्र का जो समय है वो निश्चित होता है। नंबर 3, प्रत्येक सरकार के अंदाजपत्र का मुख्य उद्देश्य देश का आर्थिक विकास और प्रजा का कल्याण होता है। नंबर 4, प्रत्येक सरकार अपने अंदाजपत्र को अमल में लाने के पूर्व लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय सभा से मंजूरी प्राप्त करनी पड़ती है। और 5वां, अंदाजपत्र सामान्य रूप से केंद्र या राज्य सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से अंदाजपत्र की टिप्पणी आप लोगों को सरलता से तैयार करने का प्रयत्न करना है। उसी क्रम में आगे का जो टॉपिक है वो अंदाजपत्र के उद्देश्य का है। तो अंदाजपत्र के उद्देश्य का जो है उसमें उसके 4 उद्देश्य है। तो उसमें पहला जो उद्देश्य है वो सत्तामंडल की मंजूरी प्राप्त करना, अर्थात वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं कि अंदाजपत्र का मुख्य उद्देश्य सत्तामंडल की मंजूरी प्राप्त करना होता है। एक मुद्दा हो गया। उसके अंदर सरकार को आय और खर्च प्राप्त करने के लिए लोकशाही या सत्तामंडल की मंजूरी लेनी जरूरी है, इसलिए सत्तामंडल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अंदाजपत्र को प्रस्तुत करना जरूरी है। नंबर 2, संसाधनों और जिम्मेदारियों का अंदाज प्राप्त करना, अर्थात वाक्य प्रयोग के अंदाजपत्र के अंतर्गत संसाधन और जिम्मेदारियों का अंदाज भी प्राप्त होता है। कैसे सर? तो आने वाले समय के अंतर्गत हमें कौन सी जवाबदारी को पूरा करना है, कौन कौन से अंदाजित खर्च करने हैं, किस प्रकार की जवाबदारी को वहन करना है वगैरह जानकारी आने वाले वर्ष के अंदाजपत्र में प्रस्तुत की जाती है। नंबर 3, साधन वितरण से उचित दिशा प्राप्त होती है। मतलब वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि भाई अंदाजपत्र के द्वारा हमें साधन की जो दिशा है वितरण की, उनकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। कैसे? कि भाई सरकार ने शिक्षा के पीछे 500 करोड़ खर्च किए, रेलवे के पीछे इतना किया है, परिवहन के पीछे इतना किया है, तो सरकार को पता चलेगा कि हमने कौन से साधन के पीछे अधिक खर्च किया है या तो देश आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति के लिए आगे बढ़ने वाला है वगैरह वगैरह वगैरह। और चौथा जो उद्देश्य प्रजा की जानकारी है, तो वाक्य प्रयोग के अंदाजपत्र को प्रजा की जानकारी के लिए प्रस्तुत करना भी जरूरी है। मतलब सरकार क्या कर रही है, सरकार देश के हित में काम कर रही है कि नहीं, सरकार हमारी रेलवे, शिक्षा, स्ट्रीट लाइट, पानी, ड्रेनेज की सुविधा के लिए किस प्रकार का आयोजन कर रही है या करने वाली है, उनका अंदाजा प्रजा को भी चले, इसलिए भी अंदाजपत्र की प्रस्तुति करना आवश्यक है।
इस प्रकार हमने 2 मुद्दे पूरे कर दिए, एक अंदाजपत्र पर टिप्पणी और दूसरा अंदाजपत्र के अंतर्गत उसके उद्देश्य, और एक मुद्दा हमने देखा अंदाजपत्र में कौन कौन सी जानकारी। इस तरह से 3 मुद्दों के अंतर्गत आप लोगों को ये मुद्दा पूरा करना रहेगा। अब आगे के अंतर्गत अंदाजपत्र के जो प्रकार है उनको देखने का प्रयत्न करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं अरशद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 पर फ़ोन करके आप कोई भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी तो आपको फ़ोन करना है, मैसेज करना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।